आप देख रहे हैं संवाद समाचार। हनुमान जयंती की बधाई आशीष जी ने दी है। मेरी अपनी ओर से भी आपका स्वागत है, बधाई है। हम सबका सौभाग्य, परमात्मा की कृपा है, चुनाव का दूसरा चरण सामने आ गया है और एक चरण सफलता के साथ पूरा हुआ। यशस्वी प्रधानमंत्री इस दौरे के साथ अभी तक के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार आने वाले प्रधानमंत्री का एक उनका रिकॉर्ड बन रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो प्रदेश में अभी तक उनके द्वारा दी गई सौगातें अगर अपन हिसाब लगाएं तो लगभग 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा की सौगातें तो सीधे सीधे हमको मिली है। और उसमें भी इस 100 दिन के टेन्योर की बात करेंगे तो 35,000 करोड़ की पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, इसी 100 दिन के अंदर एक नई परियोजना जो पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान को मिला के 70,000 करोड़ की रहेगी, और 45,000 करोड़ की एक परियोजना जो हम सबके लिए केन बेतवा के नाम से जानी जाती थी, जिसमें कई हर्डल थे, वो उसको दूर करने का भी बड़ा इसी के माध्यम से एक रास्ता मिला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अक्टूबर 2014 में और ख़ास करके सब मिला करके 2 अक्टूबर 2023 में ग्वालियर में 19,000 करोड़ की ऐसे करके कई भूमि पूजन, लोकार्पण, शिलान्यास के पुराने रिकॉर्ड देखें, उसकी तुलना में नए रिकॉर्ड हम देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी के सब क्षेत्रों में समान रूप से जितना ध्यान देना चाहिए थे मध्य प्रदेश का, जो हम स्लोगन चला रहे थे कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। अकेले रेलवे का मैं बताना चाहूँगा कि रेलवे का 2013 के पहले 150 करोड़ रुपया मात्र हमारे राज्य को मिलता है। आज की स्थिति में 15,500 करोड़ रुपया रेलवे प्रतिवर्ष अपनी इन व्यवस्थाओं के लिए खर्च कर रही है। ये रिकॉर्ड बताता है कि हमारे लिए मध्य प्रदेश का केंद्र सरकार के लिए क्या महत्व है, मोदी जी का मध्य प्रदेश को लेकर क्या महत्व है। आईटी से लेकर इंडस्ट्री तक, इरिगेशन से लगा करके तमाम सभी क्षेत्रों में समान रूप से ध्यान देते हुए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ध्यान दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वास्तव में हमारे लिए तो ये सबसे अच्छा स्वर्णिम काल है जब उदारतापूर्वक संसाधन केंद्र सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश को मिल रहा है। चूँकि चुनाव की बेला है और चुनाव की बेला में अभी इसी आचार संहिता के बाद से लगातार 7 अप्रैल जबलपुर, 9 अप्रैल बालाघाट, 14 अप्रैल नर्मदापुरम, 19 अप्रैल दमोह लगातार, और ये अब हमारे यहाँ इसी माह जो कल आने वाले वो 5वीं बार आएंगे। और ये एक सभा थी, लेकिन अभी कल की एक साथ हमारे 2 सभाएं रहेगी, एक सागर में, एक हरदा में और एक रोड शो हमारे यहाँ होने वाला है। कितना अच्छा एक प्रयोग माननीय मोदी जी ने ये भी किया है कि हमारे पास बड़े महानगरों में, मैं जबलपुर में मौजूद था स्वयं, बगैर बोले भी भाजपा का प्रचार कैसे करते हैं ये रोड शो के माध्यम से उनने करके दिखाया है। मेरे हाथ में भी कमल का फूल दिया, उनने भी कमल के फूल का चिन्ह लिया और मुंह से एक शब्द नहीं बोला, लेकिन पूरे रोड शो में कमल के फूल की जो हमारी इस चुनाव में सबसे ज़्यादा प्रचार की ज़रूरत है, तो ये भी ये कितना एक अनुपम तरीका है कि हमारे रोड शो में अंदर की तरफ घुस करके अपनी बात भी पूरी कर दो और वो आम सभा के लायक सारा तामझाम, भाषणबाजी वगैरह कुछ न करते हुए मौन रूप से भी अपने वोट की अपील करते हैं। ये यूनिक प्रयोग वाकई अद्भुत है। ये हमारे लिए महानगरों की तरफ से तो एक तरह से संदेश भी है कि प्रत्याशी का प्रचार भी हो जाए और भाजपा की बात भी हो जाए, और हमारे लिए ये जो आम सभाओं के लिए जो एक अनावश्यक बड़े महानगरों में कष्ट होता कि जगह की दिक्कत आती, संख्या की परेशानी आती है, लेकिन चुनाव के दरमियान ये बाकी पार्टियों को भी सीखने लायक प्रयोग है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से मोदी जी आ रहे हैं और ये हमारे लिए भोपाल आना ही उनके लिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है। राजा भोज की नगरी, रानी कमलापति की नगरी में भव्य रोड शो भी होगा। ये लगभग 1 किलोमीटर का होगा, जो मालवीय तिराहा रोड से प्रारंभ होकर रोशनपुरा पूरा करते हुए मेजर
नानके चौराहे तक खुले रथ में वो जनता का अभिवादन करते हुए इस रोड शो को पूरा करेंगे। 200 से अधिक मंचों पर अलग अलग प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री का अपने नागरिकगण अभिनंदन करेंगे। अपने अपने तरीके से विभिन्न समाजों के लोग, विभिन्न कलाकार, साधु संत, सभी प्रकार की तरह से जो एक हमारे भव्य परंपरा रही है अतीत में मध्य प्रदेश की, उस परंपरा के हिसाब से हम भव्य पुष्प वर्षा के साथ माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। और जैसा कि कहा गया है, कांग्रेस ने जो बोलना बोले, उनको भगवा से आपत्ति हो सकती होगी, लेकिन हमने तो कहा कि भगवा के प्रति ऐसी आपत्ति होना, ये इस आपत्ति पे हमारी आपत्ति है कि इनके मन में जो होगा होगा, लेकिन हमारे मन में तो भगवा के लिए सदैव युगों युगों से भारत में हमारा अपना भगवा, भारत माता के अगर चिन्ह की कल्पना करें, भारत माता के चित्र की, तो उनके हाथ में ध्वज कौन सा है। और कोई भी हमारा देवालय उठा के देख लो, उस पर पताका अगर लहराएगी तो क्या लहराएगी। कोई भी साधु संत घर छोड़ के संन्यास ग्रहण करता है, तो हमारे यहाँ तो सूर्य आधारित संस्कृति है। तो जो त्यागमय संस्कृति है, वैराग्य की संस्कृति है, उदार संस्कृति है, सबको समाहित करने वाली संस्कृति है, इसके प्रति नफरत ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए हमने कहा भगवामय ये रोड शो रहेगा। हमारे अपने मन में जो भाव है उसको प्रकटीकरण में हमें कोई संकोच नहीं है। दुल्हन की तरह भोपाल सजेगा। सभी वर्ग की महिलाएं, पुरुष जो आरती उतारते हुए, हमारी परंपरा है। हमारी बंगाली समाज की बहनें तो बहुत अच्छे से शंख वादन करके और शंख ध्वनि के साथ, और लक्ष्मी माता की उल्लू की जो सवारी का दृश्य रहता है, वो शंख के साथ एक विशेष ध्वनि से भी अभिनंदन करती है। वो अभिनंदन का दृश्य रहेगा। और गगनभेदी मोदी मोदी के नारों के साथ पुष्प वर्षा करते हुए सभी प्रतिष्ठान से आपके सबके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि जहाँ जिसके प्रतिष्ठान है वो भी स्वागत करे, वंदन करे, अभिनंदन करे। दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे बीच पधार रहे हैं, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। और एक ऐसे प्रधानमंत्री जो जिस ढंग से उन्होंने आर्थिक व्यवस्था से लेकर सब क्षेत्रों में भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। 200 साल से ज़्यादा इंग्लैंड ने हमको एक तरह से गुलाम रखा था, उसको भी पीछे छोड़ करके आर्थिक व्यवस्था में जो 5वां स्थान प्राप्त किया है। और अब की बार जो संकल्प तीसरे स्थान के लिए है, इसके समर्थन के लिए निश्चित रूप से पूरा भोपाल उमड़ेगा, ये मैं मान के चलता हूँ। अलग अलग हमारे लोक नृत्यों की झलक भी दिखाई देगी। कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में रहेंगे। हमारे आदिवासी अंचल के कलाकारों को भी आमंत्रित किया। ढोल, नगाड़े, बैंड, लेज़र बीम, अन्य वाद्य यंत्रों के साथ वो पूरा गुंजायमान होने वाला दृश्य अतीत के काल के प्रवाह में हमको ऐसा लगेगा कि जो महाकवि कालिदास ने कल्पना की थी, कि ऐसा लगता है कि ये स्वर्गलोक उतर आया है। हम कामना कर रहे हैं कि वो दृश्य इसी प्रकार से दिखाई देगा, जिसमें हम डूब करके एहसास करेंगे कि इंद्र की इंद्रासन वाली सभा भी कम पड़े, हमारी सभा का ये जो दृश्य दिखे वो अपने आप में हमको गौरवान्वित करता दिखाई दे। अलग अलग सांस्कृतिक झांकियाँ भी रहेगी। और ख़ास करके हम सब जानते कि माननीय प्रधानमंत्री जी की हर बात को लोग कितनी गंभीरता से लेते। कोरोना के संकट काल में स्पष्ट हो गया था, जब उन्होंने अपनी बात लॉकडाउन के समय पूरे देश से आह्वान किया। बड़े बड़े देश लॉकडाउन में डर रहे थे, लेकिन ऐसे कड़े निर्णय को लेकर प्रधानमंत्री जिस ढंग से अपनी हिम्मत दिखाते हैं, उसी प्रकार से इतने ज़्यादा सुरक्षित या उनकी सुरक्षा की आवश्यकता उसके बाद भी जनता के बीच जो सहजता से आ रहे हैं, ये हमारे लिए एक तरह से सौभाग्य की बात है कि एक ऐसे राजनेता जो जनता से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, इसलिए जनता के बीच सहजता के साथ आ रहे हैं। ये वाकई हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और एक ऐसे प्रधानमंत्री जो जिस ढंग से उन्होंने आर्थिक व्यवस्था से लेकर सब क्षेत्रों में भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। 200 साल से ज़्यादा इंग्लैंड ने हमको एक तरह से गुलाम रखा था, उसको भी पीछे छोड़ करके आर्थिक व्यवस्था में जो 5वां स्थान प्राप्त किया है। और अब की बार जो संकल्प तीसरे स्थान के लिए है, इसके समर्थन के लिए निश्चित रूप से पूरा भोपाल उमड़ेगा, ये मैं मान के चलता हूँ। अलग अलग हमारे लोक नृत्यों की झलक भी दिखाई देगी। कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में रहेंगे। हमारे आदिवासी अंचल के कलाकारों को भी आमंत्रित किया। ढोल, नगाड़े, बैंड, लेज़र बीम, अन्य वाद्य यंत्रों के साथ वो पूरा गुंजायमान होने वाला दृश्य अतीत के काल के प्रवाह में
हमको ऐसा लगेगा कि जो महाकवि कालिदास ने कल्पना की थी कि ऐसा लगता है कि ये स्वर्गलोक उतर आया है। हम कामना कर रहे हैं कि वो दृश्य इसी प्रकार से दिखाई देगा जिसमें हम डूब करके एहसास करेंगे कि इंद्र की इंद्रासन वाली सभा भी कम पड़े, हमारी सभा का ये जो दृश्य दिखे वो अपने आप में हमको गौरवान्वित करता दिखाई दे। अलग अलग सांस्कृतिक झांकियाँ भी रहेगी और ख़ास करके हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के हर बात को लोग कितनी गंभीरता से लेते। कोरोना के संकट काल में स्पष्ट हो गया था जब उन्होंने अपनी बात लॉकडाउन के समय पूरे देश से आह्वान किया। बड़े बड़े देश लॉकडाउन में डर रहे थे, लेकिन ऐसे कड़े निर्णय को लेकर प्रधानमंत्री जिस ढंग से अपनी हिम्मत दिखाते हैं, उसी प्रकार से इतने ज़्यादा सुरक्षित या उनकी सुरक्षा की आवश्यकता उसके बाद भी जनता के बीच जो सहजता से आ रहे हैं, ये हमारे लिए एक तरह से सौभाग्य की बात है कि एक ऐसे राजनेता जो जनता से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, इसलिए जनता के बीच सहजता के साथ आ रहा है। ये वाकई हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं आपके माध्यम से खासकर विधानसभा चुनाव में हमने जिस प्रकार से उनके उस स्लोगन को लेकर के पूरे प्रदेश में विजय की एक यात्रा प्रारंभ की थी, एमपी के मन मोदी, मोदी के मन में एमपी। हम एक बार फिर लोकसभा में इसी भाव को प्रकट करते हुए दिखाएं, ये आप सबसे मेरी गुजारिश है, आप सबसे मेरी कामना है। और ख़ास करके ये जो वर्तमान का समय चल रहा है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उनने तो इसके अलावा भी बोला है जो आप नहीं बोल पा रहे हैं। वो कह रहे वो सारे बेईमान, भ्रष्टाचारी और धने क्या क्या शब्द बोले गए जो मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। वो सब बीजेपी में जा रहा है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं उनके माध्यम से, जिनके लिए आपने बात कही। विक्रम हाके हमारे पास आए थे महापौर, वो वापस उनके पास गए, तो हमारे पास तो उनने ऐसे भेजे थे, तो फिर वो वापस वो कैसे ले रहे हैं उनको, जिनको वो गालियां दे रहे हैं? अब ये उनके सोचने का विषय है कि हमारा सोचने का विषय है? ये तो अफसोस की बात है कि 5000 साल पुराना ऐसा पवित्र ग्रंथ जो ऐसे आमने सामने के लाखों सेनाओं के बीच हमारे लिए कुछ मध्य प्रदेश का ऐसा विद्यार्थी जिसने अपने विद्या काल में 14 विद्या, 64 कला, 18 पुराण, 4 वेद की शिक्षा ग्रहण करी, और शिक्षा ऐसे कठिन समय में मुंह से ऐसी निकले कि सबका सार आ जाए। गीता में क्या है? गीता में कर्म का सिद्धांत है। 18 अध्याय में पूरे जीवन का निचोड़ है। जो जन्मा है उसको मरना है। कौन ऐसा है जो जन्म हुआ और जो मरेगा नहीं? तो जन्म और मृत्यु के बीच में हमारे कर्म की जो प्राथमिकता के आधार पर गीता के जैसे पवित्र ग्रंथ को अगर सबके बीच में हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? रखना ही चाहिए। ये दृश्य देखे, कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा, और उस मैनिफेस्टो में जो बातें जोड़ी गई है और जिस बात को लेकर के कांग्रेस का स्वभाव ही होता है कि कांग्रेस पलटी मारती, बात को अपने पहली बात कर देती है और बात से बात को बनाते बनाते अपनी बात को छिपा के ले जाने का प्रयास रहता है। कल जिस ढंग से ये सारी बातें आई है, मैं इस बात की निंदा भी करता हूं कि हम किसी वर्ग विशेष के लिए कैसी बात कर सकते हैं। सभी का संसाधन पे हक हो सकता है, केवल एक वर्ग का संसाधन पे हक होना ये कौन सी बात है? ये उसी प्रकार की बात है जो प्रधानमंत्री तत्कालीन उस समय मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि सभी संसाधन पे हक अगर है तो मुसलमानों का है। ये बात बहुत निंदनीय है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मैनिफेस्टो में इस ढंग से कांग्रेस ने फिर इस बात को दोहराया है कि ये हम इस ढंग की बात की निंदा भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बात के लिए कांग्रेस अब बजाय दाएं बाएं ऊपर नीचे जाने के वो देश से माफ़ी मांगे कि उनका ये जो दृष्टिकोण है, अब वो लाख कुछ भी कहे लेकिन जो लिख कर के दिया है उनके मैनिफेस्टो में वो कुछ छिपा हुआ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव की इस बेला में जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आज के इस अवसर पर आप सब ने मुझे मेरी बात को प्रेम से सुना, आपका आभार। देखिए, हमारे लिए तो सभी वर्ग बराबर है, हमारे लिए चारों वर्ग बराबर है। उन चारों वर्गों में हम समान रूप से काम कर रहे हैं। उसके अंदर की श्रेणियों में हमारे पास कोई श्रेणी नहीं है। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।